बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 12 इज़ हियर, दैट इज़ रीडिंग मेकिंग इन्फेरेंस। मेकिंग इन्फेरेंस से इसको रीड करने से पहले आप पहले इसको समझे इन्फेरेंस क्या होता है। मेक तो होता है ना बनाना, इन्फेरेंस होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, कियास सराई करना। मतलब आपको अगर कोई एक बात कही जाए उसके डुअल मीनिंग होते हैं। एक मतलब अगर आपको शट अप कोई कहे, मतलब शट अप एक तो होता है कि आप में अगर फ्रेंड्स हैं, आप फ्रेंड्स में इतनी ज़्यादा एक फॉर्मेलिटी नहीं होती तो वो आपको मजाक में शट अप कहता है। इसके बजाय अगर ऐसे है कि वो आपको सीरियस नोट पे शट अप कह रहा है, मतलब ये है कि आपने इन्फेरेंस बनाना है, ये अंदाज़ा लगाना है कि आपको ये बात किस टून में किस वजह से कही गई। ठीक है, इन्फेरेंस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, कि आसराई करना, ठीक है, एस्टिमेशन करना। अब हम इसको रीड करते हैं। यू आर फेमिलियर विद द एक्सप्रेशन टू रीड बिटवीन द लाइन्स। हमने पीछे पढ़ा था अपने लेक्चर्स में रीड बिटवीन द लाइन, के लाइनों के दरमियान में पढ़ना इसका मतलब है। वही मतलब है जैसे इन्फेरेंस का मतलब है ना कि आपने समझना है वो आपको कहना क्या चाह रहा है एक्चुअल में। विच मीन्स यू पिक अप आइडियाज़ दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द मटीरियल यू आर रीडिंग, कि डायरेक्टली वो चीज़ आपकी उसमें नहीं है जो आप पढ़ रहे हो वो लाइन्स। हमने पीछे इसके एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पढ़ा है, आप उसको रिकॉल करें तो आप इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे अच्छे से कि वो चीज़ जो आपको एक्सप्रेस नहीं की गई इम्प्लिसिटली वो आपको खुद अंडरस्टैंड करनी है, आपको खुद इन्फेयर करना है, उसमें से इन्फेरेंस खुद करना है कि क्या कहना चाह रहा है राइटर आपसे। द राइटर इज़ गिविंग और मेकिंग अ सजेशन बट स्टेटिंग इट इनडायरेक्टली। वही बात आ गई कि वो आपको कोई सजेशन दे रहा है, कोई मशवरा दे रहा है राइटर, लेकिन इनडायरेक्टली कह रहा है, डायरेक्ट नहीं कह रहा है। दैट इज़ ही इज़ इम्प्लाइंग समथिंग। वही मैंने आपको बताया कि इम्प्लाइंग कुछ वो छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, कंसील कर रहा है। इम्प्लिसिट मीनिंग है, छुपा हुआ मीनिंग है जो आपको खुद समझना है। वो आप कब समझेंगे? जब आपको खुद इन्फेरेंस करना आएगा। तो to discover the implied or underlying ideas in the writing is called making inference or drawing conclusion। तो वही बात जो मैं आपको शुरू में बताई कि अंदाज़ा लगाना या क्या सराई करना, वो भी यही कह रहा है कि अंडरलाइन मीनिंग है जो आइडिया का, जो उसने डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट नहीं किया हुआ राइटर ने, उसको खुद से समझना, उसको ड्रॉ करना कंक्लूजन को, इसको कहते हैं मेकिंग इन्फेरेंस। यहाँ से ना ये मेकिंग इन्फेरेंस की आप डेफिनेशन भी कर लें। वैसे ये आती तो नहीं है, मतलब आपको आइडिया ही समझना पड़ता है। डेफिनेशन एज इट इज़ या फिर ये ग्रामिंग सिस्टम है तो नहीं, लेकिन आप इसकी ना डेफिनेशन कर लें। ये टू डिस्कवर, ये दो डेड लाइन्स की ना डेफिनेशन होगी इन्फेरेंस की, मेकिंग इन्फेरेंस की। अवर एम इज़ टू हेल्प यू नॉट ओनली बिकम अ बेटर रीडर बट अ स्ट्रॉन्ग थिंकर। वो कह रहे हैं आपके रिव्यू वाले कि हमारा एम है कि आप ना कि अच्छे रीडर बन जाएं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग थिंकर बन जाएं, कि आप अच्छा सोचने वाला। अब देखें ना, आपको एक लाइन दी गई है तो उसमें उसके डुअल मीनिंग है, डुअल से भी बल्कि ज़्यादा होते हैं, कभी 3-4 मीनिंग भी एक सेम लफ्ज़ों में से निकल रहे होते हैं, सेम लाइन में से। तो वो आप जब उसके 3-4 मीनिंग, सारे के सारे मीनिंग आप खुद अखज़ करेंगे, खुद इन्फेर करेंगे उसको, तो फिर आप एक अच्छे थिंकर भी बनेंगे। अ पर्सन एबल नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड वट इज़ रीड बट टू एनालाइज एंड इवेल्युएट इट एज वेल। कि एक बंदा जिसको ये पता हो कि जो पढ़ा गया उसको नहीं सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहा बल्कि उसको एनालाइज कर रहा है, उसका तज्जिया कर रहा है, उसको इवेल्युएट कर रहा है, बता रहा है कि इस स्टेटमेंट में कितनी अथेंटिसिटी है, कितनी करेक्ट ये स्टेटमेंट है। In fact, reading and thinking are closely related skills, and practice in throughout reading will also strengthen your ability to think clearly and logically. It is a higher level skill। कि रीडिंग और जो राइटिंग, रीडिंग और दूसरी कंसीडर पढ़ी हमने थिंकिंग, हाँ वो कह रहा है वो क्लोजली रिलेटेड स्किल्स हैं। और ये वो मतलब ये सिर्फ ऐसी बातें हैं, ये आपको मैंने आपको पहले भी बताया, ये रीड आउट इसलिए हम करते हैं आप सारे इसको अंडरस्टैंड करें। आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है, इसमें क्रैमिंग, रट्टा सिस्टम, याद करने वाला वो कुछ सीन नहीं है। आप अंडरस्टैंड करें, जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं उनको अच्छे से करें, खुद करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर द बेस्ट होगा। नेक्स्ट इज़ इन एवरीडे लाइफ वी कीप ऑन मेकिंग इन्फेरेंसेस। हम रोज़ मतलब कोई बात हमें कही जाए, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कोई बात हमें कोई प्यार से कहता है, लेकिन हमारा मूड उस वक्त ठीक नहीं होता, हम उस बात का माइंड कर जाते हैं, हमें ये लगता है कि वो हमें डांट रहा है या हम पे गुस्सा कर रहा है। वो हमारा मूड मतलब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, इसलिए हम उसकी बात को गलत इन्फर कर जाते हैं। मतलब डेली लाइफ में आप बहुत सी चीज़ों को इन्फर करते हैं। मेकिंग इन्फेरेंस ये आपकी रूटीन वाइज आपका चलता आ रहा है लाइफ में, ये अलग बात है, पढ़ आप अब रहे हैं। Okay, for example, you go out in the city and you notice a large crowd gathered outside a shop। कि आप गली में गए हैं, आपने देखा है कि एक दुकान के बाहर एक ढेर सारे लोग खड़े हैं, हुजूम में खड़ा है। एंड यू आल्सो नोटिस अ लॉट ऑफ ब्रोकन ग्लास ऑन द रोड, के ढेर सारे शीशे, लॉट ऑफ ब्रोकन ग्लास, शीशा टूटा पड़ा है वहाँ रोड पे।
तो अब क्या होगा, एज यू गेट क्लोजर, जब आप करीब जाओगे, यू हेयर लाउड टॉकिंग, आपको ऊंची ऊंची बातों की आवाज़ आ रही होगी, आप सुनते हैं ऊंची ऊंची बातें। बिफोर यू इवन रीच द शॉप, दुकान पर पहुंचने से पहले ही यू हैव इन्फर्ड वट ऑल द फस इज़ अबाउट, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। तो दुकान पर पहुंचने से पहले आप खुद ये इन्फर कर लेते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्यास कर लेते हैं कि वहाँ कोई फसाद हुआ है। फस कहते हैं फसाद, फितने, वटेवर, ठीक है, कि आप वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई लड़ाई हुआ है, कोई हंगामा हुआ है, ये आप खुद से एक तज्जिया कर लेते हैं, खुद से आप कह रहे हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्यास कर लेते हैं। इसको कहते हैं कि इन्फर, आपने खुद से इन्फर किया है। अब होप सो ये 3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको मेकिंग इन्फरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियरली हो गया होगा अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाउ डिड यू अराइव एट दिस इन्फरेंस। तो वो कह रहे हैं कि आप इन इन्फरेंस पे कैसे पहुँचे। फर्स्ट यू यूज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड जनरल नॉलेज ऑफ पीपल। पहले आपने क्या किया, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा आपने अप्लाई किया, कि आप ये सोचते हैं कि जब भी ऐसा होता है ना, हुजूम हो, ये तोड़ फोड़ हो और लोग ऐसे ऊंचा ऊंचा एक दूसरे को बोल रहे हो, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, मतलब एक लड़ने का समान हो, तो आप ये आपकी एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि हम जनरली ये सोचते हैं कि वहाँ ज़रूर कोई पंगा हुआ है, कोई हंगामा हुआ है, लड़ाई हुई है, एक्सीडेंट हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। ये तो हमने पहले लाइफ एक्सपीरियंस अपना यूज़ कर लिया। और दूसरा जनरल नॉलेज ऑफ पीपल, जाहिर सी बात है, अब लोग ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, ऊंचा ऊंचा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो अब जनरल नॉलेज यही कहता है कि अब डेफिनेटली प्यार से तो कोई एक दूसरे को गालियाँ नहीं देता, वो डेफिनेटली वहाँ कोई हंगामा, कोई फस क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरह से एक दूसरे से हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने इन्फेरेंस में करते हुए 2 चीज़ें यूज़ करनी है, एक तो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, दूसरा जनरल नॉलेज ऑफ द पीपल। ये आपको इस जनरल एग्जांपल से मैंने समझाया है, वैसे आप अपने जो अभी इसमें अपनी स्टडीज़ में इन्फ्लुएंस करेंगे, आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, इनको माइंड में रखना है, ठीक है। फर्स्टली ये 2 चीज़ें हो गई। सेकेंडली, यू मेड इन्फॉर्म्ड गेसेस विच वर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स यू ऑब्जर्व। आपने गेसेस का मतलब होता है तुक्के लगाने हैं आपने, कि ये भी हो सकता है या यहाँ लड़ाई हुई हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है वहाँ लोग लड़े ना हो, 2-3 ऐसे लोग आए हों फर्स्ट क्रिएट करने वाले, वो उन्होंने डंडे मार के, मतलब कोई स्ट्राइक का सामान हो, तो लोगों ने वो शीशे वगैरह दुकान के तोड़ने हो, तो ये ब्रोकन ग्लास आपको नज़र आए हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पीछे से हैवी कोई व्हीकल आ रही हो, ट्रक वगैरह, वो दुकान के शीशे बाहर वालों में वो उसको आके लगाओ तो तब शीशे टूट गए हो। मतलब अब आपने गैस करना है, अंदाज़ा लगाना है, तुक्का लगाना है कि इसमें से हुआ क्या है। पहले आपने अपना लाइफ एक्सपीरियंस यूज़ किया, फिर जनरल नॉलेज ऑफ द पीपल, फिर आपने गेस भी कर लिया विच वर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स यू ऑब्जर्व। और वो गेस आपके फैक्ट्स पे, जो आपने लाइफ एक्सपीरियंस और जनरल नॉलेज अप्लाई करके जो फैक्ट्स देखे हैं ना, उसके मुताबिक आपने गैस करना है। ये नहीं आपने उल्टे सीधे तुक्के लगा दो कि ये ना हो, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ ज़रूर ना वो हुआ होगा, कोई मतलब हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा होगा, मतलब एक बिल्कुल एक बात इधर की हो रही है, मतलब लड़ाई या कुछ ऐसा या फर्स्ट क्रिएट, तो आप बिल्कुल एक अपोजिट गैस नहीं लगा सकते। गैस जो आपका होगा वो फैक्ट्स पे बेस होगा, जो कुछ आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, उनके मुताबिक आपने गैस करना है। रिमेंबर नॉट ऑल योर इन्फेरेंस विल नेसेसरी प्रूव ट्रू। डेफिनेट बात है कि ज़रूरी तो नहीं है आपका हर अंदाज़ा, हर इन्फेरेंस वो ठीक ही हो, गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट द क्राउड गैदर्ड आउटसाइड इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट बिटवीन कार्स एक्सेट्रा। वगैरह ऐसा नहीं है कि क्राउड वो कार्स के दरमियान एक्सीडेंट की वजह से ही जमा हुआ हो, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ कोई हंगामा हुआ हो, कोई स्ट्राइक चल रही हो, कोई वैसे हजूम आया हो लोगों का, मतलब मोब सा, उसको पुलिस ने उसको वो करने के लिए अपना थ्रेट यूज़ किया हो, या कुछ भी हो सकता है। मतलब वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं आपका इन्फ्लुएंस ठीक हो, बट बिकॉज ऑफ अ क्वारल अमंग सम पीपल एंड वाइल फाइटिंग अमंग देमसेल्फ दे हिट द ग्लास विंडोज ऑफ द शॉप एंड इट टर्न्ड इनटू अ नेस्ली ब्रॉल। वही बात वगैरह कारों में एक्सीडेंट की वजह से नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है लोग आए हों, लड़े हों, वो उन्होंने डंडे सोटे मार के वो उसके विंडोज़ तोड़ दिए हों, ग्लास विंडोज़ जो है शॉप के। इन एनी केस द मोर एविडेंस यू हैव द मोर सॉलिड योर इन्फ्लुएंस आर। वो कह रहे हैं कुछ भी है, जो भी है, एनी हाउ, कि आपका जो एविडेंस इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रॉन्ग और सॉलिड तब होगा जब आपके एविडेंस ज़्यादा अच्छे होंगे, मतलब जब ज़्यादा आप करीब जाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है आप घर से निकले दूर से, आपने कुछ और सोचा है, थोड़ा करीब गए हैं, लोगों की बातें सुनी, उनकी बातों की कुछ आपके कान में आवाज़ पड़ी, तो आपने कहा नहीं यार ये नहीं, ये बात हो सकती है इधर। फिर आप और करीब गए, आपने 1-2 बंदे से पूछा, तो फिर आपको पता चला नहीं ये भी नहीं, ये मामला है। तो इसका ये मतलब है कि इन्फ्लुएंस आपका जितना एविडेंस आप कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, कंसीडर 2 इंसिडेंट्स। 2 वाक़यात को आप सोचें। राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट यू माइट इन्फर इफ यू saw the following 2 occurrences. Number 1 is a high school has policemen walking up and down its main hall. कि आप देखेंगे एक हाई स्कूल में ना ढेर सारे पुलिस वाले हैं, पुलिसमैन, कुछ पुलिस के लोग हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं।
अब आपने क्या इन्फर किया, मैं आपको इसके थोड़े से गेस दे देती हूँ, मतलब आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। आपने इसको वाकई ये अगर आप अच्छा इसको करना चाहते हैं ना, मेकिंग इन्फेरेंस वाले अपनी स्किल को अच्छा, तो आपने ये करना है, ये जो लिखा हुआ है कि पीस ऑफ पेपर पे आप ये लेक्चर यहीं स्टॉप करें। आपको ये मैं 2 इनके हिंट्स दे देती हूँ, आप इसको वाकई पेपर पे ना 2-2 3-3 पैराग्राफ खुद से लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। इससे एक तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी अच्छी होगी, और दूसरी बात कि आपको मेकिंग इन्फेरेंस का भी अच्छा आइडिया हो जाएगा। वट वुड यू इन्फर। अब देखें, एक चीज़ तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि इसलिए पुलिस वाले ज़्यादा हैं, ऊपर नीचे हो सकता है कोई ना मतलब आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा वहाँ से अरेस्ट हुआ है वो हाई स्कूल से, कि जो ऐसा टेररिस्ट था, मतलब एक मशकूक बंदा वहाँ से पकड़ा गया, तो फिर पुलिस वाले आ गए हैं, वो इस वजह से बाकी उसको कर रहे हैं छानबीन या वट। या ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट कोई हुआ हो, वो हाई स्कूल में, अब ज़ाहिर है बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी आपस में हाथापाई, ज़्यादा लड़ाई की नौबत ज़्यादा आ गई हो कि पुलिस को बुलाना पड़ा हो, ये भी वजह हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई टीचर्स के आपस में इतना क्लैश बन गया हो कि पुलिस को बुलाना पड़े। अब ये 3 मैंने हिंट्स दिए आपको, इसमें से और भी बहुत सारी आप इन्फेरेंस खुद से मेक कर सकते हैं, और ये आपने करनी है। आप खुद से इन्फेरेंस, आप 5-6 इसकी, ये 3 मैंने आपको हिंट्स दी ना, आप इससे खुद से इन्फेरेंस क्रिएट करके 5-6 पेपर पे खुद लिखें, ठीक है। सेकेंड वन इज़ अ डॉग श्रिंक्स और किंग्स व्हेन यू ट्राई टू पैट हिम, कि जब आप कुत्ते को वो पैट का मतलब थपकी देते हैं, वो श्रिंक करता है थोड़ा सा। श्रिंक का मतलब है थोड़ा सा, मतलब सुकड़ता है खुद को। क्रिंजेस का मतलब होता है वो जानवर नहीं नीचे झुक के पाँव में, आपके बिल्लियाँ अक्सर करती हैं, फर्श इस्लाम जिसको कहते हैं ना, इसका वर्डली मीनिंग ये है, मतलब खुद झुक के आपका एक वफादारी शो करना, ये करता है। अच्छा, जब आप कुत्ते को इस तरह करते हैं ना, पैट करते हैं, उसको थपकी देते हैं, तो ये करता है। अब इस बात से क्या आप इन्फर कर रहे हैं, इसका सिर्फ मैं आपको एक बताऊंगी, बाकी आपने खुद इन्फेरेंस करके राइट डाउन करना है पेपर पे। वो ये क्या हो सकता है कि वो जो कुत्ते को जो पैट कर रहा हो ना, वो बंदा उसका मालिक हो, वो कुत्ता उसका वफादार हो, तो दैट्स वाई वो श्रिंक्स और क्रिंजेस कर रहा है, ठीक है, कि वो उसको झुक के सलाम कर रहा है, वो श्रिंक कर रहा है। अब ऐसा है कि अगर कुत्ता तो वैसे ही मतलब हो सकता है आप पे वो बार्क करने लग गई, ये कोई भी बंदा करीब जाए स्ट्रेंजर, तो इन जनरल तो यही होता है ना कि वो हर एक से वो पैट नहीं करवाता, वो उसका मालिक या कोई जो उसके करीब वाला हो, वो ही उसको पैट कर सकता है, पास जाके प्यार कर सकता है, थपकी दे सकता है, ठीक है। अब बाकी इन्फेरेंस आपने अच्छे बच्चों की तरह लिखने हैं, क्योंकि आपको इन्फेरेंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये मुझे लगता है इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, चलो देखते हैं। द इन्फ्रेंस यू प्रॉबली मेड आर दैट इन द फर्स्ट सिचुएशन देयर इज अ पब्लिक एग्जामिनेशन गोइंग। अब देखा मैंने आपको जो 3 इन्फ्रेंस दिए हैं वो ये नहीं थे, मैंने आपको और इन्फ्रेंस बताएं। अब इसमें वो ये कह रहा है कि इन्फ्रेंस ये है कि हो सकता है पब्लिक एग्जामिनेशन हो, जैसे CSS के एग्जाम्स हैं, जुडिशरी के, या कोई इस तरह के एग्जाम्स हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो फिर पुलिस वाले आते हैं सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बाहर से ढेर सारे लोग आए होते हैं। अब ये बात हो सकती है। या फिर वो कहता है हाई रैंकिंग पर्सन इज़ प्रेजेंट, हाँ, या फिर कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ कोई बड़ा एक कोई जनरल या कोई मिनिस्टर आया हुआ है जिसके साथ प्रोटोकॉल के लिए पुलिस वाले आए हुए हैं। अब देखें बेटा, मैंने आपको 3 इन्फ्रेंस दिए, ये 2 इन्फ्रेंस और आपको मिल गए, लेकिन इसके साथ ही आप 5 ही हो गए, 5 और भी अच्छे, अगर आप स्ट्रॉन्ग थिंकर हैं, आप खुद से थिंक करके लिख सकते हैं इन्फ्रेंस, ठीक है। अब आपको होप से इन्फ्रेंस क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड सिचुएशन में वो कह रहा है प्रोबेबली प्रेफर दैट द डॉग प्रीवियसली बीन माल्टर्ड एंड इज़ अफ्रेड ऑफ पीपल, कि ऐसा हुआ है कि कुत्ते को ना लोगों ने तशद्दुद किया है या मारा है, मतलब वो शरारती बच्चे होते हैं ना, अक्सर तंग करते हैं, तो अब एक बंदे ने उसको आके ना प्यार से पैट किया है, तो वो फिर उसको क्रिंजिस कर रहा है नीचे होकर, यानी कि उसके लिए वफादारी शो कर रहा है। अब इसका ये भी मीनिंग बन सकता है, लेकिन आपने जो मैंने बताया उससे भी, जो ये हमने पढ़े, इससे भी हट के खुद से इन्फेरेंस क्रिएट करने हैं। ओके, look at the following 2 pictures on your screen and put a tick mark against the inference most logically supported by the information given in the picture। नीचे पिक्चर्स हैं, हम वो देख के बताते हैं कि इन्फेरेंस कौन सा ज़्यादा करीब है। जो पिक्चर, ये पिक्चर 1 आपके सामने, इसको देखें, ये स्मोक कर रहा है आई थिंक, या कोई ऊंचा सा बोल रहा है, इसका मुंह नहीं मुझे क्लियर नज़र आ रहा, तो ये या तो भी स्मोक कर रहा है, तो ये सारा ऊपर स्मोक के बादल हैं, स्मोकिंग कर रहा है ये तो, और ये दूसरी तरफ इशारा कर रही है। देखते हैं हम इसको, इन्फेरेंस 2-3 होंगे ना, हमने इसको जो करेक्ट वाला है वो, अब पिक्चर को आप गौर से देख लें और फिर नीचे हम इन्फेरेंस मेक करते हैं। ओके, द ओल्ड मैन इज़ आस्किंग फॉर समथिंग, ये उस तरफ इशारा कर रही है ना कि ये किसी चीज़ को पूछ रही है। द ओल्ड मैन कुड नॉट सी बिकॉज ऑफ द स्मोक, या तो ऐसा ही जो स्मोक है इसकी वजह से वो देख नहीं पा रही, वो इसलिए उस तरफ उसने मुँह कर लिया है। द ओल्ड वुमेन हैज़ पॉइंटिंग टू अ नो स्मोकिंग साइन, या फिर इधर नो स्मोकिंग साइन होप सो आई लगा हुआ है, मुझे नहीं वैसे नज़र आया, मे बी इधर हो नो स्मोकिंग साइन, तो ये इसको रियलाइज़ करा रही है कि गाड़ी में, टैक्सी में या बस में, जिसमें भी हम बैठे हुए हैं, उसमें नो स्मोकिंग साइन है, उसमें स्मोकिंग नहीं करनी, तो तुम स्मोक कर रहे हो। अब इन तीनों में से आपने बताना है कि जो ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा करीब जो इन्फेरेंस वो कौन सा है। ये मैं नहीं बताऊँगी, ये आप खुद बताएंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है, क्योंकि आपने इन्फेरेंस करना सीख लिया है। सेकंड पिक्चर हम देखते हैं, इसमें आप देखें इसको गौर से,
कि ये इधर रीड आउट कर रहा है, ये इधर टीवी देख रहा है, वट एवर। ओल्ड मैन है, मैन तो नहीं, ओल्ड तो नहीं लग रहा, वैसे मैन ही लग रहा है। वेल हम देखते हैं नीचे इन्फेरेंस में इसके क्या ऑप्शंस दिए गए हमें। द मैन हैज़ अ प्रॉब्लम विद हिज विजन, या तो उसको देखने की बसारत का मसला है, वो जो आदमी बैठा हुआ टीवी देख रहा था। द बॉय इज डूइंग हिज होमवर्क, पीछे बच्चा बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है। द मैन वॉचेज अ लॉट ऑफ टीवी, वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है। द फादर कैन नॉट रीड। अब इन चारों में से आपने बताना है इन्फेरेंस ये सेकंड पिक्चर पे कौन सा, ये भी आप अच्छे बच्चों की तरह खुद इसको इन्फर करेंगे कि द मोस्ट क्लोज इन्फेरेंस कौन सा है, द क्लोजली रिलेटेड इन्फेरेंस इसमें से कौन सा है। अब inferences in reading. In reading also we make logical jumps from the information given or stated directly to ideas that are not stated directly. That is, we make statements or draw conclusions about what is not known on the basis of what is known or given. वो कह रहा है कि रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम जनरली जंप कर देते हैं, लॉजिकली हम जंप करते हैं, मतलब हम ऐसा कंक्लूजन निकाल लेते हैं जो हमें दिया गया नहीं होता, और जो हमें दिया गया होता है वो नहीं हम समझते, मतलब हम गलत इन्फर कर लेते हैं, गलत कंक्लूड कर लेते हैं, लॉजिकली हम बूप्स या फिर जंप आउट करते हैं। So to draw inferences, the reader use all the clues provided by the writer, his own experience, that is the reader's own experience and logic. तो क्या करते हैं रीडिंग में, अगर कुछ चीज़ आप रीड आउट कर रहे हैं, अभी तो हमने ये पिक्चर्स दो देखी ना, ऊपर हमने वैसे रीडिंग में से भी इन्फर किया है, लेकिन वो कह रहा है कि अभी हमने पिक्चर्स में से ये इन्फर किया, अभी अगर रीडिंग में आपको इन्फर करना पड़ जाए तो जो रीडर क्या यूज़ करता है, अपना एक्सपीरियंस और अपनी लॉजिक्स यूज़ करता है, शायद अपना जिसका माइंड है उसके मुताबिक वो उसको इन्फर करेगा ना। अब आप में से बहुत से बच्चे इसका बी ऑप्शन करेंगे, बहुत से डी करेंगे, सी करेंगे, ए करेंगे, मतलब सब ने अपनी अपनी लॉजिक्स के मुताबिक करना है, अपने अपने माइंड के मुताबिक, अपनी अपनी जो लीगल या लॉजिकल जो आपकी अप्रोच है वहाँ तक आपने इन्फो करना है, और ये होता भी डेफिनेटली ऐसा है। सेकेंड है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड मार्क द इन्फरेंस मोस्ट लॉजिकली बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द सेंटेंसेज। अब फिर ये प्रैक्टिस आ गई है इन्फेरेंस की, ये भी आप अच्छे बच्चों की तरह खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको इन डिटेल इन्फेरेंस समझा दिया है। सुहेल ऑलवेज सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम। अब सुहेल आखिरी रो में क्यों बैठता है क्लासरूम की? सुहेल डिसलाइक इज कॉलेज कोर्सेज, उसको कॉलेज के कोर्स पसंद नहीं है कि टीचर आगे आके जो तकरीर करते हैं उसको वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो पीछे बैठता है ताकि उसको आवाज़ कम आए और सुहेल सब कम इरीटेट हों टीचर के लेक्चर से। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी इज़ अनप्रिपेयर्ड फॉर हिज क्लास के लिए वो तैयार नहीं होता, तो वो पीछे बैठता है कि टीचर को मैं नज़र नहीं आऊँगा ठीक से, इसलिए वो मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं क्योंकि मैं प्रिपेयर तो हूँ नहीं। और थर्ड इज़ दैट फील्स अनकम्फर्टेबल सिटिंग इन द फ्रंट रो। हो सकता है कि वो हेजिटेट करता हो ना, इतना कॉन्फिडेंट ना हो कि वो फ्रंट रो में बैठ सके, ये भी बात है। सोहेल इज़ फार साइटेड, कि ये है कि वो उसको अच्छा सा नज़र आता है, मतलब करीब बैठ के वो कहता है कि वो मतलब दूसरों का भला इसलिए चाहता है कि जिनकी आई साइड वीक है वो फ्रंट रो में बैठ जाएं। वो फार साइटेड है, यानी कि उसको दूर से अच्छे से नज़र आता है, तो इसलिए वो लास्ट रो में क्लास के रूम के बैठ जाता है कि वो उसको तो उधर से भी अच्छे नज़र आता है। तो अब इसमें से आपने इन्फर करना है। और बेटा एक बात याद रखनी है, इन्फेरेंस आपने मेक करते हुए हमेशा पॉजिटिव रहना है, कि अब आप इस चीज़ को पे फोकस करें कि वो क्लास के लिए तैयार नहीं होता, वो कॉलेज को डिसलाइक करता है। इसके बजाय आपका कोशिश, आपकी जो अप्रोच है, ओवरऑल अप्रोच, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने ज़्यादा पॉजिटिव रहते हुए इन्फेरेंस क्रिएट करना है या मेक करना है। ओके, ओ माय गॉड, नीचे अब ये सारी वो सुहेल वाले की एक्सप्लेनेशन है। एक तो बहुत ज़्यादा फीड अप करते हैं आपके यूनिवर्सिटी वाले आपको, लेकिन अब आप समझदार हो गए, आप खुद भी कर लेंगे। हम इसको एनी हो पढ़ते हैं कि द गिवन सेंटेंस टेल्स अस नथिंग अबाउट हाउ सुहेल फील्स अबाउट हिज कॉलेज कोर्सेज। अब हमें ये सेंटेंस ये नहीं बता रहा, हमें सेंटेंस सिर्फ ये बता रहा है कि वो लास्ट रो में बैठता है कॉलेज की क्लासरूम में। हमें उसके कोर्स का तो डिस्कस ही नहीं किया कि हम जिससे ये इन्फर करें कि वो उसको कोर्स पसंद नहीं है। हाउ प्रिपेयर्ड ही है, ना हमें ये बताया गया कि वो किस तरह प्रिपेयर होता है, और हाउ वेल ही सीज, और ये भी नहीं बताया गया कि वो कैसा देखता है। मतलब या तो उसकी आई साइट का कहीं जिक्र होता, या अगर वो कह रहा है कि कोर्स का जिक्र होता, या फिर उसकी प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत जिक्र होता, तो हम उनके ज़्यादा करीब होते। तो वो कहता है ए, बी और डी और पॉसिबिलिटीज़। वो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, मतलब मुमकिनात तो हो सकते हैं, बट नॉन इज़ डायरेक्टली सजेस्टेड बाय द सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस ने हमें डायरेक्टली कुछ नहीं सजेस्ट किया। ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि इन्फेरेंस जो है वो हमें सेंटेंस इनडायरेक्टली हमें सजेस्ट करता है, वो हमने खुद से मेक करना होता है। अब वो कह रहा है करेक्ट आंसर सी है, बिकॉज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन वी आर गिवन वी आर कंक्लूडेड ओनली दैट सुहेल फॉर द सम रीजन डज नॉट लाइक सिटिंग इन द फ्रंट। तो वो कहता है कि वो हेजिटेट करता है फ्रंट पे बैठने में। अब हेजिटेट करने की बहुत सारी भी रीज़न हो सकती है। मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल डायरेक्टली आपकी अप्रोच को, आपकी जो सजेशन को एक आप कह रहे हैं थ्रस्ट कर रही हो, थोप रही हो, उससे बेहतर है कि आप ऐसी स्टेटमेंट चूज़ करें जो जिससे ज़्यादा से मीनिंग निकल सकते हो।
मतलब ये है कि वो फ्रंट रो में बैठना पसंद नहीं करता। अब ये भी मसला है कि उसको अब कॉन्फिडेंट नहीं है कि आगे बैठे, कि टीचर को जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते। अब ये भी मसला है कि वो उसको आता जाता कुछ नहीं है, वो इसलिए पीछे जाके बैठता है कि टीचर मुझसे कुछ पूछे ना। मतलब फ्रंट रो में इसलिए भी तो बैठना वो पसंद नहीं ना कर सकता, इसलिए भी तो हेजिटेट कर सकता है ना। मतलब ये स्टेटमेंट मोस्ट क्लोज इसलिए है कि क्योंकि इसमें से ढेर सारे मीनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है कि वो लास्ट रो में बैठता है, उसमें हमें कुछ डायरेक्टली नहीं बताया गया। इसलिए हमने बेटा वो स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो हमें मतलब डाइवर्स मीनिंग दे। हमने अपनी ओपिनियन, अपनी सजेशन थ्रस्ट नहीं करनी है, हमने उसको आप कह लें कि लूजली उसको पॉइंट आउट करना है, लूजली बताना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो बात मैंने आपको ऊपर बताई वही यहाँ भी बता रही हूँ कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहले भी निकल सकते हैं। ठीक है, एक तो वो इसलिए भी पीछे बैठता होगा ना कि उसकी आई साइड अगर अच्छी है तो वो इसलिए पीछे बैठता है, चलो दूसरों का भला हो जाए। वो इसलिए हेजिटेट करता है कि मैं ऐसे ही, मुझे पीछे से भी वैसे ही नजर आता है, आगे से भी वैसे ही, तो मैं ऐसे ही किसी का मतलब हक ख़राब कर रहा हूँ आगे बैठ के। मतलब ये पॉजिटिव है ना। और नेगेटिव ये है कि वो उसको आता जाता कुछ नहीं, इसलिए वो पीछे बैठता है। तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है और ऐसी स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो डाइवर्स हो, जिसमें से ज़्यादा सारे मीनिंग्स निकल सकते हो। ओके, वी आर नॉट गिवन इनफ इन्फॉर्मेशन टू नो वाई ही फील्स दिस वे। रिमेंबर योर इन्फरेंस विल बी स्ट्रॉन्गर इफ़ यू डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। देखा कि आपका इन्फरेंस स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आप जंप्स नहीं करेंगे कंक्लूजन पे। कि अगर तो आपने ऐसी स्टेटमेंट दे दी ना जो कंक्लूजन है, जैसे कि जो पहली स्टेटमेंट है कि वो अनप्रिपेयर्ड आता है, ये आपने कंक्लूजन बता दिया कि वो अनप्रिपेयर्ड आता है इसलिए वो पीछे बैठता है। तो उससे जो अच्छी स्टेटमेंट वो सी वाली है कि वो आपका कंक्लूजन पे आप जंप नहीं कर रहे, उसमें आपने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि ये भी मतलब हो सकता है, या ये भी मतलब हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है। ओके, दैट आर अनसपोर्टेड और दैट आर ओनली वेरी वीकली सपोर्टेड बाय द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। कंक्लूजन भी ऐसा हो कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन से या तो बहुत वीक उसका आइडिया दिया गया हो या बिल्कुल ही अनसपोर्टेड हो, इन्फॉर्मेशन जो दी गई उसमें बिल्कुल बताया ना गया हो कंक्लूजन का। तो ऐसे कंक्लूजन की तरफ आपने इन्फ्रेंस मेक करते हुए जंप नहीं करना, बजाय इसके आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपनी इन्फॉर्मेशन में या जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है कि नो यू विल सम मोर प्रैक्टिस इन ड्राइंग इन्फेरेंस। रीड द गिवन सेंटेंस एंड पुट अ टिक mark by the inference most logically supported by the information given in the sentence। अब ये आपको मैं पढ़ा दूँ या अच्छे बच्चों की तरह खुद से कर लेंगे? चलो एक दो हम कर लेते हैं, बाकी आप खुद रीड आउट करके खुद आपने इन्फरेंस मेक करना है। द अरेबिक लैंग्वेज contains numerous words describing different types of camels। के जो अरेबिक लैंग्वेज में न्यूमरस का मतलब होता है बहुत से, मतलब न्यूमरस का मतलब जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना बहुत से, ज़्यादा, इस तरह कि अरेबिक लैंग्वेज में जो है वो कैमल्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमरस वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ढेर सारे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से आप इस स्टेटमेंट को जनरली पढ़ के आपने क्या इन्फ्रेंस मेक किया है? दिस आर रियली ओनली वन काइंड ऑफ कैमल। द अरेबिक लैंग्वेज क्लियरली हैज़ मैनी टाइम्स मोर वर्ड्स दैन द इंग्लिश लैंग्वेज। कि अरेबिक लैंग्वेज की जो डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा वास्ट है, मतलब उसमें ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा है अरेबिक लैंग्वेज में। ये इन्फ्रेंस मेक किया आपने। या द अरेबिक लैंग्वेज प्रोबेबली आल्सो हैज़ न्यूमरस वर्ड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स। मुख्तलिफ़ किस्म की जो खजूरें हैं उसके लिए अरेबिक लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब देखें ना, ये तो बिल्कुल मशरिक मगरिब वाला इन्फ्रेंस है, इसका तो कोई दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है इस स्टेटमेंट से। अभी आपने खुद अच्छे बच्चों की तरह समझदार बनना है और बताना है कि जो इसका मोस्ट क्लोज जो इन्फ्रेंस है वो कौन सा है। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ कैमल्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू द डेजर्ट वे ऑफ लाइफ। कि जो कैमल की एग्जैक्ट नेचर है वो इम्पॉर्टेंट है उसके सहराई ज़िंदगी के लिए, डेजर्ट वे ऑफ लाइफ के। सेकेंड वन इज़ अ मैन एंटर्स हिज ऑफिस बिल्डिंग। एक आदमी अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल होता है। मार्चेस पास्ट अ ग्रुप ऑफ फेलो एम्प्लॉयज़ विदाउट रिटर्निंग देयर ग्रीटिंग्स एंड गोज इनटू हिज ऑफिस स्लैमिंग द डोर। कि वो कहता है, वो भागता हुआ वो उसके जो फेलोज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको ग्रीटिंग्स करते हैं, यानी कि सलाम दुआ करते हैं, वेलकम कहते हैं। तो वो उनको नोटिस किए बगैर, उसका जवाब दिए बगैर वो ऑफिस में भाग जाता है और स्लैमिंग द डोर, वो दरवाज़ा इस तरह हरी में खोलता है। स्लैमिंग कहते हैं वो जो दरवाज़ा खुलने की वो जो आवाज़ नहीं आती चूं चाँ या जो भी आती है दरवाज़ों की अपनी अपनी, उसको स्लैमिंग कहते हैं। चिड़चिड़ाहट जो दरवाज़ा खुलने की होती है, वेल, तो वो मतलब उसको इस तरह फ़ौरन से खोलता है ना कि वो स्लैम होता है डोर। अब कह रहा है कि इसके पीछे क्या आप इन्फेयर करते हैं उसके ऑफिसर के या वो उस मैन के इस एटीट्यूड से। द मैन हैज़ जस्ट लॉस्ट हिज जॉब, वो उसको अपनी नौकरी खो दी है उसने, ऑफिसर तो नहीं मैन ही है फिर, तभी ये वाली सजेशन आई है। ओके, द मैन हैज़ क्वारल विद हिज बॉस, या वो अपने बॉस के साथ लड़के आया, मतलब किसी चीज़ का माचिस पास्ट ग्रुप ऑफ फेलो एम्प्लॉयज़ विदाउट रिटर्निंग देयर ग्रीटिंग्स, कि उनकी ग्रीटिंग्स का वो रिटर्न के बगैर, यानी कि आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, उसके रिटर्निंग में जो ग्रीटिंग्स हैं वो वालेकुम सलाम है, उसको किए बगैर विदाउट उसके रिटर्निंग देयर ग्रीटिंग्स वो आ जाता है ऑफिस में। ठीक है, अब ये वजह है या बॉस से लड़के आया। द मैन इज़ अ बैड मूड, या उसका मूड नहीं ठीक, इसका मतलब है घर में भी से लड़के आया होगा।
द मैन इज एंग्री विद हिज वाइफ। ओ, मूड ठीक ना होने की कोई और वजह हो सकती है, रोड एक्सीडेंट या सड़क पे रश बहुत होगा, या फिर ज़्यादा देर उसको सिग्नल पे खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल कोई भी मूड ख़राब, या फिर वो अपनी बीवी से लड़ गया है, वो इसमें आ गया, वो उन्होंने अलहदा बता दिया। वो अब आपने इसको इन्फर करना है कि इनमें से कौन सा है जो मोस्ट क्लोज है। आपने बेटा ये बात याद रखनी है कि हमेशा आप इन्फ्रेंस कभी भी आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते, आपने मोस्ट क्लोज थिंग इन्फर करनी होती है, ठीक है। और वो हर एक की अपनी जो लॉजिकल अप्रोच है उसके मुताबिक की जाती है। Okay, next is the passage and then check the four statement which are most logically supported by the information given। अब ये आपने अच्छे बच्चों की तरह आपको 3-4 मैंने करवा दी प्रैक्टिस, अभी आपने खुद से इसको रीड आउट करना है इस सारे पैराग्राफ को, उसके बाद जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको रीड आउट करना है और आपने बताना है कि मोस्ट क्लोज जो इन्फेरेंस इसमें से है वो कौन सा है। बल्कि आपने इस तरह करना है, ये आपको 8 इन्फेरेंसेस दिए गए हैं, ये जो ऊपर 2 पैराग्राफ गुजरे हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ें, फिर ये 8 इन्फेरेंस देखें। तो आपने करना इस तरह है, इन 8 को आपने तरतीब में लिखना है इस तरह कि सबसे पहले आपने 1 नंबर पे वो इन्फेरेंस लिखना है जो मोस्ट क्लोज है, उसके बाद फिर आपको उसको निकाल के पीछे 7 रह जाएंगे, फिर उन 7 में से आपने देखना है स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ना है, पैराग्राफ्स को, फिर उन 7 में से आपने देखना है मोस्ट क्लोज कौन सा है, फिर आपने उसको लिखना है 2nd नंबर पे, फिर उसको भी निकाल देना, फिर पीछे 6 रह जाएंगे, फिर आपने 6 में से देखना है कि अब इन 6 में से मोस्ट क्लोज कौन सा है इस जो ऊपर पैराग्राफ्स हैं उनके। मतलब इस तरह आपने ऑर्डर में लिखने हैं सारे इन्फेरेंस, मतलब इन सब के सबको आपने इन्फेरेंस बनाना है लेकिन ऑर्डर में, वो जो आपका हो जाएगा मोस्ट क्लोज उसको आपने निकाल देना है और फिर बाकियों को करना है। इससे क्या होगा, आपकी मेकिंग इन्फेरेंस की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सेकंड भी पैराग्राफ है आई थिंक, इसमें से भी आपने नीचे इन्फेरेंस दिए गए होंगे तो आपने उसको इन्फर करना है, तो ये भी आप अच्छे बच्चों की तरह खुद करेंगे। ओके, ये आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना उतना ज़्यादा आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड जो पैराग्राफ है उसके लिए स्टेटमेंट्स नीचे हम देख लेते हैं। नो स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर दिस पैराग्राफ्स। ओके सॉरी, कि ये जो बी एंड सी पैराग्राफ है इनके लिए स्टेटमेंट्स नहीं दी गई, ऊपर वाले के लिए 8 स्टेटमेंट्स दी गई थी, उनके लिए मैंने आपको बताया आपने कैसे करना है, तो इनकी स्टेटमेंट्स नहीं दी गई, तो आपने ज़्यादा अच्छा बच्चा बनना है। क्या करना है भला, आपने करना ये है कि एक एक पैराग्राफ को पढ़ के इसका इन्फेरेंस खुद से मेक करना है, खुद से आपने एक नहीं 3-4 इन्फ्रेंस लिख लेने हैं कि पैराग्राफ को पहले पढ़ें अच्छे बच्चों की तरह, ये 4-5 लाइंस, एक बार नहीं 2-3 बार आप पढ़ें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा इसको मास्टर करेंगे स्किल को। 2-3-4 पर पैराग्राफ आपने रीड आउट कर लिया, आप उसमें से देखें इन्फ्रेंस नंबर 1 ये हो सकता है, इन्फ्रेंस नंबर 2 ये हो सकता है, फिर तीसरी बात आपके माइंड में ये आ रही है, चौथी ये आ रही है, ठीक है। इसको आप तरतीब से करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल मास्टर दिस स्किल। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।